साल है 1980। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सामने एक पतला सा लड़का खड़ा होता है। उसके हाथों में एक फाइल होती है, आंखों में बड़े बड़े एम्बिशन होते हैं, पर पॉकेट में कम पैसे होने के बावजूद उस लड़के को एक चीज क्लियर थी कि उसे कुछ बड़ा करना है, ऐसा कुछ कि उससे पूरा इंडिया जाने। पर ये सारे सपने देखते हुए उस लड़के को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 10 साल बाद वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पे राज करेगा और पूरा इंडिया उसे बिग बुल के नाम से जानेगा। उसके पास 15,000 स्क्वायर फीट का सी फेसिंग पेंट हाउस होगा, 29 लग्जरी कार्स होंगी, जिसमें इंडिया की पहली लेक्सस भी होगी जिसका ब्राउन कलर था। इसके अलावा बिजनेस मैगजीन्स के कवर पे उस लड़के की फोटो होगी और वो इंडिया का बन जाता है सबसे बड़ा टैक्स पेयर, धीरू भाई अंबानी से भी बड़ा। और फिर एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन उसकी पूरी दुनिया हिला देती है। उसकी पूरी वेल्थ, उसका कमाया गया फेम, सब कुछ एकदम से खत्म हो जाता है। और यही कहानी है हर्षद मेहता की, बिग बुल की, जिसने इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम किया। That's a very long story, I don't know. But I can say that I had the opportunity to have exposure in my life. तो हर्षद मेहता की स्टोरी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग इन्हें हीरो मानते हैं और कुछ लोग इन्हें बहुत बड़ा स्कैमर। बट आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हर्षद मेहता आखिर थे कौन, वो एक हीरो थे या फिर विलन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्कैम 1992 को हुए 34 ईयर से भी ज्यादा हो चुके हैं और आज हम इस स्कैम से क्या सीख सकते हैं। अब इस एक वीडियो को बनाने में मैंने और मेरी टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। हमने सारे आर्टिकल्स पढ़े, न्यूज़पेपर्स पढ़े, जितनी भी वीडियोज अवेलेबल थी इंटरनेट पे वो हमने पढ़ी, जितने भी इंटरव्यूज अवेलेबल थे वो भी पढ़े। इसके अलावा ये बुक भी है, द स्कैम, जो हर्षद मेहता के ऊपर लिखी गई है बाय देबाशीष बासु एंड सुचिता दलाल, जिन्हें आप जानते होंगे। तो ये बुक के अंदर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी, तो ये बुक भी हमने पढ़ी है इस वीडियो को बनाने के लिए। एंड वीडियो के कॉन्टेक्स्ट के लिए हमने इस बुक की इन्फॉर्मेशन को भी यूज किया है और इसीलिए इस वीडियो के अंदर हर्षद मेहता के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो सबसे ज्यादा अलग होगी। इसीलिए वीडियो को आखिरी तक देखना और पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो कहानी शुरू होती है रायपुर से। तो 1973 में जब हर्षद मेहता 18 साल के होते हैं तो उनके पापा की एक दुकान थी। दुकान पे बैठ के हर्षद मेहता ये सोचते हैं हर मिडिल क्लास लड़के की तरह कि कैसे वो अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हर्षद मेहता की फैमिली कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। उनका जो बिजनेस था, जो उनकी दुकान थी, वो भी अच्छी नहीं चल रही थी और उनके पापा की जो हेल्थ थी वो भी खराब रहती थी। और उस टाइम पर हर्षद मेहता को ये समझ में आता है कि मेरा इस दुकान पे बैठ के कुछ नहीं होगा, कभी भी मैं अपने घर वालों का लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर पाऊंगा। इसीलिए हर्षद मेहता डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वो मुंबई चले जाएं। और ऐसा होता भी है। हर्षद मेहता आ जाते हैं मुंबई अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने। और उस टाइम पे भी मुंबई में सपने देखना महंगा था, पर उन्हें पूरा करना और भी ज्यादा महंगा था। मुंबई आते ही हर्षद मेहता का एडमिशन लाला लाजपत राय कॉलेज में हो जाता है। और कॉलेज में हर्षद मेहता को एडमिशन इसलिए मिलता है क्योंकि वो क्रिकेट में काफी ज्यादा अच्छे थे। अब कॉलेज में एडमिशन हो जाने की वजह से हर्षद मेहता दिन में तो बिजी रहते थे, वो कॉलेज जाते थे, बट शाम के वक्त वो छोटे मोटे बिजनेसेस करते थे या फिर काम करते थे। फॉर एग्जाम्पल, कभी प्लास्टिक का स्क्रैप उठा लिया, कभी सीमेंट ट्रेडिंग कर लिया और कभी डायमंड पॉलिशिंग का छोटा सा बिजनेस ओपन कर लिया। और पैसे बचाने के लिए हर्षद मेहता हमेशा माल की डिलीवरी लेने और उसका पिकअप लेने खुद जाया करते थे। पर ये सारे छोटे मोटे बिजनेसेस करके और छोटे मोटे काम करके उनका कुछ खास पैसा बच नहीं रहा था, जिससे उन्हें काफी ज्यादा बेचैनी रहती थी। और उस टाइम पे भी हर्षद मेहता के दिमाग में बस एक ही चीज रहती थी कि मैं छोटे मोटे काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मुझे कुछ बड़ा करना है। अब 1977 में जब हर्षद मेहता का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो उन्हें 600 रुपए महीने की सैलरी वाली एक जॉब मिल जाती है। ये जॉब न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में होती है और उनकी पोजीशन एक क्लर्क की होती है। अब 600 रुपए महीने की सैलरी 1977 में काफी अच्छी मानी जाती थी और इस अच्छी सैलरी की वजह से उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है। पर हर्षद मेहता को कभी भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं चाहिए थी, बल्कि स्केल चाहिए था। अब हर्षद मेहता का जो ऑफिस था वो बीएससी की बिल्डिंग के काफी नजदीक था, इसीलिए हर्षद मेहता काफी बार बीएससी की बिल्डिंग पे आते थे और वो देखते थे ट्रेडिंग रिंग, जहां पे वो नोटिस करते कि ट्रेडिंग रिंग के अंदर बहुत ज्यादा शोर है, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग हाथ से कुछ ना कुछ सिग्नल्स कर रहे हैं, शेयर्स की खरीदारी और उन्हें बेच रहे हैं। अब ये सब देखना बाकी लोगों के लिए एक नॉर्मल चीज हो सकती है, पर हर्षद मेहता को ट्रेडिंग रिंग के अंदर दिखती है एक अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ा पैसा बनाने की, अपॉर्चुनिटी अपने घर वालों का लाइफस्टाइल चेंज करने की। इसीलिए हर्षद मेहता डिसाइड करते हैं कि वो भी यही काम करेंगे। और इस काम को करने के लिए हर्षद मेहता सबसे पहले अपनी स्टेबल जॉब को छोड़ देते हैं और ट्रेडिंग रिंग में घुसने के लिए वो एक जॉबर की जॉब ढूंढने लगते हैं। अब ये जॉबर का काम ढूंढने के लिए हर्षद मेहता पहुंचते हैं पी अंबालाल के पास। पी अंबालाल पहले तो मना करते हैं क्योंकि हर्षद मेहता के पास स्टॉक मार्केट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, बट काफी जिद करने
होने के बाद उन्हें ये काम मिल जाता है। पर हर्षद मेहता की ये जॉब बहुत बुरी तरीके से स्टार्ट होती है, क्योंकि ट्रेडिंग रिंग के अंदर पहले दिन में हर्षद मेहता 2000 रुपए का लॉस कर देते हैं। ये 2000 का लॉस उस टाइम पे बहुत बड़ा था, क्योंकि उनकी लगभग 3 महीने की सैलरी थी 1800 रुपए। अब इतना बड़ा लॉस होने के बाद अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो तुरंत गिव अप कर देता। उसे ये समझ में आता कि शायद ये काम मेरे लिए नहीं है, मेरी जो स्टेबल जॉब थी वही अच्छी थी। बट हर्षद मेहता ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, वो इससे एक लेसन सीखते हैं। इस इंसिडेंट के बाद हर्षद मेहता मार्केट को और अच्छे से ऑब्जर्व करने लगते हैं। वो लोगों को भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। ये ध्यान देते हैं कि कौन से लोग हैं जो ग्रीड में आके स्टॉक्स को खरीद लेते हैं, कौन से लोग फियर में यानी पैनिक सेलिंग कर देते हैं। और ये सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद हर्षद मेहता को ये समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट नंबर से नहीं चलता है, बल्कि लोगों के इमोशन से चलता है। और इसी इमोशन को हर्षद मेहता दिन ब दिन मास्टर करने लगते हैं। अब 1980 आते आते हर्षद मेहता अपने काम में इतने अच्छे हो चुके थे कि बीएसई के वन ऑफ द बेस्ट जॉबर वो बन चुके थे। बट हर्षद मेहता तब भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रोकरेज नहीं कमानी थी स्टॉक मार्केट से, बल्कि कमाना था बहुत ज्यादा पैसा और पावर। और अपने 3 साल के जॉबर एक्सपीरियंस से हर्षद मेहता को एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि इन्फॉर्मेशन ही सबसे बड़ी करेंसी है। जिसके पास इन्फॉर्मेशन पहले होगी वो ज्यादा पैसे कमाएगा। इसीलिए वो लिस्टेड कंपनीज के अंदर घुसने लगे, लेबर यूनियन के स्टाफ से कॉन्टेक्ट बना लिया। और फिर हर्षद मेहता बहुत ही चालाकी से डेली प्रोडक्शन का डेटा ले लिया करते थे। और किसी कंपनी का अगर प्रोडक्शन बहुत तेज से बढ़ता था तो उसके स्टॉक को खरीद के प्रॉफिट करते थे। मतलब अगर कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वो शेयर प्राइस खरीद लेते थे, जिससे उन्हें बाद में प्रॉफिट होता था। और अगर प्रोडक्शन नीचे जा रहा है तो वो शेयर्स को बेच दिया करते थे। अगर स्ट्राइक की सिचुएशन है, मतलब स्टाफ काम नहीं करने वाला है, ये सारी न्यूज भी उन्हें पहले मिलती थी, क्योंकि लेबर यूनियन के साथ उनके काफी अच्छे कॉन्टेक्ट थे। आज की डेट में इसे इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाता है, जो कंप्लीटली इलीगल है, बट उस टाइम पे ये चीज कंप्लीटली लीगल थी। अभी इनसाइडर ट्रेडिंग करके ईयर 1982 तक हर्षद मेहता ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था, एक अच्छा घर भी ले लिया था, और उनका जो कॉन्फिडेंस था स्टॉक मार्केट में काम करने का वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। और फिर आता है 18 मार्च 1982। ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो होता ये है कि 18 मार्च 1982 को स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है। कुछ ही घंटों के अंदर लाखों रुपए लोगों के उड़ जाते हैं, और हर्षद मेहता को पर्सनली खुद उस टाइम पे 10 लाख रुपए का लॉस होता है। और इतने बड़े लॉस को कवर करने के लिए हर्षद मेहता को अपनी वाइफ की ज्वेलरी गिरवी रखनी पड़ती है, काफी बड़ा उन्हें लोन लेना पड़ता है, जिससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है। इसके अलावा उनके लिए काफी बड़ा झटका साइकोलॉजिकली भी था। लेकिन गिव अप कर देना ये तो हर्षद मेहता ने कभी सीखा ही नहीं था। इसलिए खराब सिचुएशन के अंदर हर्षद मेहता एक और बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम था ग्रोमोर। और हर्षद मेहता का ये डायलॉग, रिस्क है तो इश्क है, तो आपने सुना ही होगा। रिस्क है तो इश्क है। ये इस सिचुएशन के अंदर परफेक्ट है। तो 1982 के स्टॉक मार्केट क्रैश से हर्षद मेहता को ये चीज समझ में आती है कि वो सिर्फ अपने पैसे का यूज करके बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकते हैं। इसीलिए ग्रो मोर के अंदर वो अपने भाई अश्विन मेहता के साथ स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, जहां पे वो अमीर लोगों का पैसा मैनेज करते हैं और उन्हें बड़े रिटर्न्स बना के देते हैं। और इन बड़े रिटर्न्स बनाने की फीस भी वो चार्ज करते हैं, जिससे उनका प्रॉफिट होता था। साथ ही स्टार्टिंग का कैपिटल उन्हें अपने फैमिली से मिल जाता है, और क्योंकि उन्होंने स्टॉक मार्केट में काफी काम कर लिया था तो क्लोज कॉन्टेक्ट से भी उन्हें कैपिटल मिल जाता है। अब ग्रो मोर के अंदर हर्षद मेहता सबसे पहले बेट लगाते हैं टी स्टॉक्स के अंदर, और उसका रीजन भी काफी ज्यादा क्लियर था। अगर आप जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर्षद मेहता कितने बड़े जीनियस थे। अब हर्षद मेहता टी स्टॉक से बेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्हें ये दिखता है कि स्टॉक्स बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट क्रैश हुआ है। बट कमोडिटीज के अंदर जो टी का प्राइस है वो 3 से 4 रुपए पर किलो बढ़ चुका है, और इसीलिए हर्षद मेहता को कॉन्फिडेंस था कि स्टॉक मार्केट के अंदर वो कंपनीज जो टी बनाती हैं उनका स्टॉक प्राइस जरूर बढ़ेगा। और होता भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। हर्षद मेहता के क्लाइंट्स बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं, और ग्रो मोर के ऊपर जो ट्रस्ट था कस्टमर्स का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी दौरान मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम था मनु मानिक का। मनु मानिक एक सीजन्ड बियर ऑपरेटर थे। बियर ऑपरेटर का मतलब कि जब स्टॉक मार्केट गिरता था तो उन्हें प्रॉफिट होता था, पर वहीं हर्षद मेहता कंप्लीटली ऑपोजिट थे। वो हमेशा स्टॉक मार्केट को बढ़ाना चाहते थे। वो स्टॉक्स में तभी पैसा लगाते थे जब उन्हें लगता था कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है। अब क्योंकि हर्षद मेहता और मनु मानिक का ट्रेडिंग स्टाइल कंप्लीटली ऑपोजिट था, इसीलिए दोनों के बीच में राइवलरी भी स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसा ही एक इंसिडेंट है, 1986 के बजट के बाद स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से गिरता है, जिसमें मनु मानिक शॉर्ट सेलिंग करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। अब क्योंकि हर्षद मेहता बुल थे, मतलब स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने पे उनका पैसा बनता था, तो मनु मानिक के रूमर फैला देते हैं कि हर्षद मेहता बैंकरप्ट होने वाले हैं। अब ये रूमर था भी ठीक, हर्षद मेहता को लॉस तो हुआ था, पर यहाँ पे भी हर्षद मेहता एक बहुत ही जीनियस मूव प्ले करते हैं। वो अपने सारे क्लाइंट्स के ड्यूज 14 दिन पहले ही क्लियर कर देते हैं, जिससे मार्केट में ये सिग्नल जाता है कि हर्षद मेहता बहुत ज्यादा
ट्रांसपेरेंट है और ये बंदा टूटने वाला नहीं है और इस एक सिंगल स्टेप से ग्रो मोर की क्रेडिबिलिटी मार्केट में और ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो हर्षद मेहता जिसने अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करी थी एज अ ब्रोकर, अब वो लोगों के पैसे मैनेज कर रहा था, पर वहां पे भी हर्षद मेहता सेटिस्फाई नहीं होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि भाई मार्केट मुझे ही चलाना है, मैं स्टॉक मार्केट को मूव करना चाहता हूं और यहीं से उनकी एंट्री होती है मनी मार्केट में। और अब आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि अब स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पर इस पूरी सिचुएशन के अंदर हमें आरएफडी का मतलब समझना होगा। आरएफडी का मतलब रेडी फॉरवर्ड डील। तो आरएफडी में बैंक्स शॉर्ट टर्म के लिए एक दूसरे से लोन लेती हैं और इस लोन के अगेंस्ट वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को शेयर करती हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। तो मान लेते हैं एसबीआई को 100 करोड़ रुपए के शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत है और ये लोन देने के लिए एचडीएफसी बैंक रेडी बैठा है। तो अब इस केस के अंदर एचडीएफसी एसबीआई को 100 करोड़ रुपए देगा और एसबीआई इस 100 करोड़ रुपए के अगेंस्ट 100 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शेयर करेगी एचडीएफसी बैंक के साथ। और जब एसबीआई अपने लोन को रीपे करेगी यानी 100 करोड़ रुपए प्लस इंटरेस्ट, तो एचडीएफसी बैंक एसबीआई की दी गई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वापस कर देगा। मोटा मोटा ये कॉन्सेप्ट होता है आरएफडी का। पर क्योंकि उस टाइम पे ये सारा काम पेपर पे होता था तो पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, स्पेशली जब कोलेटरल एक बैंक से दूसरे बैंक में जाता था। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बीआर का कॉन्सेप्ट लाया गया यानी बैंक रिसीट्स। अब इस बीआर के आने के बाद पूरे आरएफडी का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। पहले जब बैंक्स को पैसा मिलता था तो उस पैसे के अगेंस्ट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दी जाती थी, पर अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बजाय बीआर दिया जाने लगा यानी बैंक रिसीट्स। और ये बीआर यानी बैंक रिसीट सिंपली एक प्रॉमिस होता था कि जितने करोड़ का हमने आपको बैंक रिसीट दिया है, इन केस अगर हम लोन पे डिफॉल्ट कर देते हैं यानी लोन वापस नहीं कर पाते हैं, तो जितने का बैंक रिसीट है वो अमाउंट आपका। सिंपली बोलो तो पहले हमने जैसे एसबीआई और एचडीएफसी का एग्जांपल देखा था जहां पे एचडीएफसी पैसे देता है और एसबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की रिप्लेसमेंट आ चुका है बीआर। तो एसबीआई क्या देगा एचडीएफसी बैंक को? वो देगा सिर्फ बीआर 100 करोड़ रुपीस वर्थ का। और जब ये लोन डिफॉल्ट हो जाए किसी केस के अंदर तो एचडीएफसी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए के बैंक रिसीट्स है, तो उनको सेफ्टी मिल जाती है। और इस नए बीआर सिस्टम से पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया और कन्वीनियंट भी। पर इस कन्वीनियंस के साथ आती है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो देखो इस आरएफडी के प्रोसेस में पैसे का एक्सचेंज तो बैंक्स के बीच में होता था, पर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराता था एक ब्रोकर। अब अगर ब्रोकर ट्रस्टेड होता था तो काफी बार बैंक्स एडवांस में ब्रोकर के पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया करते थे जब तक डील क्लोज नहीं होती है। डील क्लोज होने के बाद ये पैसा ट्रांसफर हो जाता था दूसरे बैंक के पास। एंड इसी चीज को हर्षद मेहता नोटिस करते हैं कि ब्रोकर के पर्सनल अकाउंट में करोड़ एंड करोड़ का फंड पड़ा रहता है काफी दिनों तक। और इसी लूप होल का हर्षद मेहता बहुत अच्छे से फायदा उठाते हैं। तो हर्षद मेहता जब अपने ग्रो मोर बिजनेस से एंट्री करते हैं मनी मार्केट के अंदर तो कुछ साल स्पेंड करते हैं अपने कनेक्शंस बनाने में। और हर्षद मेहता का ये ट्रस्ट बिल्डिंग वाला चैप्टर तब कंप्लीट हो जाता है जब बैंक्स उन पे इतना ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि फंड्स वो एडवांस में डालना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब अब हर्षद मेहता के पास करोड़ एंड करोड़ का फंड है जो वो यूज कर सकते हैं स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन के लिए। तो अब हर्षद मेहता जो उनके पास 2-3 दिन का टाइम होता था, जितना भी उनके पास टाइम होता था, उस टाइम के अंदर वो जो बैंक का पैसा है वो लगाया करते थे स्टॉक मार्केट के अंदर। और जब स्टॉक मार्केट के अंदर उन्हें प्रॉफिट होता था तो वापस से वो पैसा बैंक्स को दे दिया करते थे और इस पूरे प्रोसेस के अंदर किसी को भी पता नहीं चलता था। स्टॉक मार्केट में उनका प्रॉफिट भी हो गया, बैंक को अपना पैसा भी मिल गया। अब यहां तक आते आते आपको हर्षद मेहता की पर्सनैलिटी के बारे में पता चल चुका होगा कि वो किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ब्रोकिंग बिजनेस जब उन्होंने स्टार्टिंग में स्टार्ट करा था तब भी वो पैसा बना रहे थे, वहां नहीं रुके। ग्रो मोर उन्होंने खड़ा करा, ग्रो मोर से भी सेटिस्फाई नहीं हुए। मनी मार्केट के एंटर हुए, काफी अच्छा पैसा वो बना रहे थे, यहां भी वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। उन्हें पता चलता है एक और लूप होल के बारे में और वो उसका भी फायदा उठाने के लिए निकल पड़ते हैं और वो होता है फेक बीआर। तो देखो एक असली बीआर के पीछे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। मतलब अगर एसबीआई एचडीएफसी बैंक को 100 करोड़ रुपए का बीआर दे रहा है, इसका मतलब ये है कि एसबीआई के पास 100 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। पर हर्षद मेहता ने छोटे छोटे बैंक जैसे बैंक ऑफ करड़ और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू फेक बीआर बनाना शुरू करा। और ऐसे बीआर के पीछे कोई भी गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटी नहीं होती थी। मतलब पेपर पे तो लिखा है 100 करोड़ रुपीस, पर उसके पीछे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है बैक करने के लिए। और इन फेक बीआर की वजह से वो बैंक से और ज्यादा पैसा लेना स्टार्ट कर देते हैं और इससे उनके पास आता है लेवरेज, बहुत ज्यादा लेवरेज। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि सेंसेक्स 1990 से 1992 के बीच 800 पॉइंट से 4467 पॉइंट तक पहुंच जाता है। और इसी टाइम पे 300 रुपए का एसीसी का शेयर 9000 रुपए का पीक लगाता है। और इतना ज्यादा पैसा और इतना बड़ा मैनिपुलेशन करने के बाद मार्केट में क्लियर सिग्नल हो जाता है और बात फेमस हो जाती है कि भाई हर्षद मेहता के साथ चलो। मतलब अगर हर्षद मेहता खरीद रहा है तो लोग बिना सोचे समझे खरीदना स्टार्ट कर देते थे। और पीक पे हर्षद मेहता का इन्फ्लुएंस इतना
इतना ज्यादा था कि जिस स्टॉक के अंदर हर्षद मेहता इन्वेस्ट कर दिया करते थे वो स्टॉक रॉकेट बन जाता था और उस स्टॉक का कोई भी लेना देना नहीं होता था फंडामेंटल से या फिर टेक्निकल से, बस वो भागना स्टार्ट कर देता था। क्यों? क्योंकि हर्षद मेहता ने इन्वेस्ट किया है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। तो हर्षद मेहता 90s के टाइम पे एक शेयर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जिसका नाम था मास्टर इंडस्ट्रीज। अब इस शेयर का प्राइस तो बढ़ता ही है, पर एक और कंपनी का स्टॉक प्राइस भी बढ़ता है जिसका नाम था स्वराज मास्टा। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसके नाम में सिर्फ मास्टा था। अब क्योंकि इस टाइम पे पूरा इंडिया हर्षद मेहता का फैन बन चुका था, इसलिए मीडिया भी उन्हें एक बहुत बड़ा स्टार बना देती है। जितने भी बिजनेस मैगजीन्स होती हैं उनके कवर पे हर्षद मेहता की फोटो आना स्टार्ट हो जाती है और उनका इंटरव्यू लेने के लिए तो बड़ी बड़ी भीड़ उमड़ पड़ती है। और उस टाइम पे मुंबई में हर्षद मेहता के पास 15,000 स्क्वायर फीट का एक सी फेसिंग पेंट हाउस होता है, 29 लग्जरी कार्स होती हैं जिसमें पहली इंडिया की इंपोर्टेड लेक्सस भी होती है जिसका कलर ब्राउन था। और उस टाइम पर हर्षद मेहता इंडिया के सबसे बड़े एडवांस टैक्स पेयर बन जाते हैं, धीरू भाई अंबानी से भी बड़े। और इस सब की वजह से हर्षद मेहता को ये लगने लगता है कि वो मार्केट को समझते नहीं है बल्कि वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इस फेम और पैसे की चकाचौंध में हर्षद मेहता ये भूल जाते हैं कि सिस्टम सो रहा था, मरा नहीं था। और फिर अप्रैल 1992 में एसबीआई की रिकंसिलिएशन में कुछ गैप मिलता है, फिगर्स मैच नहीं हो रहे थे और जब पूरे स्टेटमेंट को देखा गया तो ये समझ में आया कि ये पूरा मिसमैच जो अकाउंट्स के अंदर हो रहा है ये हो रहा है सिर्फ एक इंसान की वजह से और उसका नाम है हर्षद मेहता। और यहीं से स्कैम बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। और फिर कुछ ही दिनों के अंदर 23 अप्रैल 1992 के अंदर सुचिता दलाल, उस टाइम की एक फाइनेंस जर्नलिस्ट, पूरे मार्केट के अंदर एक न्यूज़पेपर में ये बात पब्लिश कर देती हैं जिससे ये पूरी न्यूज़ की तरह पूरे मुंबई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में फैल जाती है। और ये न्यूज क्या थी कि हर्षद मेहता ने स्कैम करा है एसबीआई के साथ। इस न्यूज के बाद मार्केट क्रैश हो जाता है, सेंसेक्स बहुत तेजी से गिरने लगता है और लोग स्टार्ट कर देते हैं पैनिक सेलिंग। और इस पूरे स्कैम के अंदर पीवी नरसिम्हा राव का भी नाम जोड़ा जाता है जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। और जब पीएम यानी गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है तो स्टार्ट होती है इन्वेस्टिगेशन। किस पे स्टार्ट होती है? हर्षद मेहता पे। और इन्वेस्टिगेशन ऐसी कि सीबीआई, आरबीआई और यहां तक इनकम टैक्स सारे एक्टिव हो जाते हैं और हर्षद मेहता को गिल्टी प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब हम इसके पॉलिटिकल एंगल में तो नहीं जाएंगे, पर आपको क्या लगता है कमेंट्स के अंदर जरूर बता सकते हो। और फिर कुछ महीनों बाद यानी जून 1992 में हर्षद मेहता को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके ऊपर 27 क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाते हैं। उनके सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं। ये लीगल बैटल सालों तक चलती है और इस पूरे स्कैम को 4,000 करोड़ रुपए का बताया जाता है। अब ये केस काफी लंबे टाइम तक चलता है। इंडिया में कोर्ट केसेस कैसे होते हैं आपको तो पता ही होगा। इस बीच हर्षद मेहता काफी टाइम तक जेल के बाहर भी रहते हैं, पर 31 दिसंबर 2001 को हर्षद मेहता की डेथ हो जाती है थाने जेल ड्यू टू हार्ट अटैक। और उस टाइम पे हर्षद मेहता की एज सिर्फ 47 ईयर्स की थी। अब यहाँ हर्षद मेहता की कहानी तो खत्म हो जाती है, पर ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की है। इस स्कैम के बाद सेबी को और स्ट्रॉन्ग पावर्स मिल जाती हैं जिससे ऐसे स्कैम्स दोबारा मार्केट के अंदर ना हो। डीमैट सिस्टम लाया गया, पेपर सेटलमेंट को पूरी तरीके से खत्म किया गया और बैंक्स पर आरबीआई ने और कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया। और इसी के साथ इंडियन कैपिटल मार्केट भी मॉडर्न हो गया। आयरनी ये है कि जिस इंसान ने सिस्टम की लूप होल्स का फायदा उठाया उसी इंसान ने इनडायरेक्टली सिस्टम को और ज्यादा मजबूत भी बना दिया। अब हर्षद मेहता की डेथ को 25 साल हो चुके हैं, पर आज भी ये डिबेट चलती ही रहती है कि क्या हर्षद मेहता जीनियस थे या फिर काफी बड़े क्रिमिनल, या वो एक ऐसे सिस्टम के प्रोडक्ट थे जो एक्सप्लॉइट होने के लिए रेडी था। अब शायद सच इन तीनों के बीच में है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताओ। लेकिन इस पूरी स्टोरी से एक बात क्लियर है कि मार्केट किसी का नहीं होता है और जब कोई इंसान खुद को मार्केट से बड़ा समझने लगता है तो मार्केट उसे याद दिला देता है कि पावरफुल कौन है। वेल इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं और अगर आप हर्षद मेहता के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं द स्कैम, जो लिखा है देवाशीष बासु और सुचिता दलाल ने। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि 10th ड्रॉप आउट कैसे एक बड़ा बिजनेस बिल्ड कर देता है इंडिया का, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय।